ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसीटी इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। यानी कि जो आपका हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन यानी कि 12th के बाद की जो पढ़ाई है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से आईसीटी इनिशिएटिव लिए हुए हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे आईसीटी की हेल्प ली जा रही है और जो हायर एजुकेशन है उसको और बेहतर बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा इनिशिएटिव है वो है स्वयं। तो स्वयं के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफी लोग इस नाम से परिचित होंगे, लेकिन कोई स्वयं में कोर्स कर रहा है आप में से? आप में से किसी ने स्वयं में कोर्सेज को ज्वाइन किया है? नो सर। देखिए, ये सारी चीजें हमें तभी पढ़ाई जाती हैं जब हम इन्हें इम्प्लीमेंट कर सके। आप स्वयं पोर्टल को आज क्लास के बाद खोलेंगे, आपको पता चलेगा कितने अच्छे अच्छे कोर्सेज उसमें हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोर्सेज कोई भी अथॉरिटी करा रही है, बहुत सारे जो इंडिया की अच्छी अच्छी हायर एजुकेशन अथॉरिटीज हैं जैसे आईआईटी, आईआईएम, ये उसमें कोर्सेज करवाते हैं। तो बात करते हैं हम स्वयं क्या है। तो स्वयं की जो फुल फॉर्म है वो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। यानी कि जो यंग एस्पायरिंग माइंड है उनके लिए एक तरह का स्टडी वेब है। स्टडी वेब का मतलब एक तरह का जाल है जिसके अंदर जो युवा है वो एक्टिव लर्निंग कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। और ये जो स्वयं स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और तीन इसके पीछे मेन मोटिव थे। सबसे पहला मोटिव था एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है सारे के सारे छात्रों को, इवन जो विलेजेस में रह रहे हैं, उनको अच्छे एजुकेशनल कंटेंट को मुहैया कराना। सभी के पास अच्छे एजुकेशनल कंटेंट का एक्सेस होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समानता। समानता यानी कि अभी आप लोग देख रहे हो, जो लोग सिटीज में रहते हैं उनके पास ज्यादा अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, ज्यादा अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो लोग विलेजेस में रहते हैं या फिर रिमोट एरियाज में रहते हैं उनके पास उतनी सारी फैसिलिटीज नहीं है। तो इस चीज को कम करने के लिए, सभी के बीच में समानता लाने के लिए इस स्वयं की स्टार्टिंग की गई थी, ताकि जो लोग गांव में रह रहे हैं, जो लोग रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिले। नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, सबके पास अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये जो तीन इसके प्रिंसिपल हैं, इनके ऊपर अभी तक काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। इसके अलावा अगर हम स्वयं की बात करें तो इसके अंदर जो कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज इंटरेक्टिव कोर्सेज होते हैं, यानी कि इंटरेस्टिंग कोर्सेज होते हैं, और इंडिया के बेस्ट टीचर्स के द्वारा वो कोर्सेज बनाए जाते हैं। जैसे योगा के ऊपर भी इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, और जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अब अगर हम इसमें बात करें इसमें किस क्लास से लेकर के कोर्सेज स्टार्ट हैं, तो ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। स्वयं के अंदर जो भी कोर्सेज हैं, स्वयं एक वेबसाइट है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। स्वयं के अंदर जो भी कोर्सेज हैं वो कोर्सेज हैं क्लास 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक। यानी कि 9th क्लास से ही इसके कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं। 9th क्लास में जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे इसमें कवर कराए जाते हैं, और अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारे के सारे जो कोर्सेज हैं, चाहे आपके साइंस स्ट्रीम हो, योगा के हो, कॉमर्स के हो, सारी की सारी स्ट्रीम्स को स्वयं कवर करता है। नेक्स्ट है, स्वयं के जो कोर्सेज होते हैं उन्हें हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे होंगे उनको पता चल रहा होगा कि इन सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं। स्वयं के जो कोर्सेज हैं 4 पार्ट में उनको डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है वीडियो लेक्चर, यानी कि कोई भी जो कोर्स होगा उसमें वीडियो लेक्चर होंगे। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके का एक वीडियो लेक्चर होगा। उसके बाद अगला है स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड। सबसे पहला वीडियो लेक्चर होगा। उसके बाद एक पीडीएफ होगी, नोट्स होगा, जिस भी चीज से रिलेटेड वीडियो लेक्चर था उससे रिलेटेड नोट्स भी उस कोर्स के अंदर होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाते हैं।
तीसरा है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विजेस। अपना स्वयं का असेसमेंट करने के लिए, अपना मूल्यांकन करने के लिए कि हमने कितना अचीव किया इनके कोर्स से, तो इसमें क्विज भी होती है और टेस्ट भी होते हैं जिनके थ्रू हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम का मतलब, अब देखिए स्वयं से एक जो स्वयं का कोर्स होगा उसमें लगभग हजारों बच्चे जुड़े रहते हैं, एटलीस्ट 1500-2000 तो होते ही हैं, और बहुत सारे कोर्सेज में आपको 20-20 हजार बच्चे भी इनरोल्ड मिलेंगे स्वयं में। तो सबके डाउट हम लाइव क्लास में तो क्लियर नहीं कर सकते हैं। उस चीज को टैकल करने के लिए इनका एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता है। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम यानी कि एक तरह का व्हाट्सएप ग्रुप टाइप का होता है, जिसमें कि स्टूडेंट अपने डाउट डाल सकते हैं और टीचर या फिर उनके साथी स्टूडेंट उनके डाउट को सॉल्व करते हैं वहीं पे। तो 4 चीजें हैं। सबसे पहला है वीडियो लेक्चर, देन पीडीएफ, वीडियो लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ, तीसरा है सेल्फ असेसमेंट के लिए क्विज वगैरह, और चौथा है एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप टाइप का प्लेटफॉर्म जिसमें कि बच्चे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग देखो, अभी आप लोग जैसे एमडीवाईए में पढ़ रहे हो, तो किसी ना किसी तरीके से यही 4 चीजें आपको भी प्रोवाइड की जा रही हैं। इस तरीके से इनको भी आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन सी कैटेगरीज के इसमें कोर्सेज होते हैं, तो सारी की सारी कैटेगरीज कवर होती है इसमें। इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, लैंग्वेज, आपको योगा के बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मेडिकल साइंस के बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, और सारे के सारे कोर्सेज फ्री होते हैं। उसके बाद है जो स्टूडेंट कोर्सेज करने के बाद सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। स्वयं के जो कोर्सेज हैं सारे के सारे फ्री हैं, यानी कि आप फ्री में सब कुछ वहां पे सीख सकते हो। लेकिन कोई भी कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको एक छोटी सी फीस वहां पे देनी पड़ेगी, तब आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो फीस अभी लगभग 1000 रुपीज है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको याद रखना है 1000 रुपीज पर सर्टिफिकेट की फीस होती है। यानी कि आपने सबसे पहले कोर्स में एडमिशन लिया, उसके अंदर की सारी चीजें फ्री है, नोट्स वगैरह सारी चीजें फ्री हैं। जब आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। इस एग्जाम को हम कहते हैं प्रोक्टर्ड एग्जाम। प्रोक्टर्ड एग्जाम यानी कि जैसे आपका नेट का एग्जाम होता है, वैसे ही आप किसी कंप्यूटर सेंटर में जाओगे, वहां पे एक एग्जामिनर आपको देख रहा होगा। अगर आप उस एग्जाम में एक मिनिमम जो मार्क्स हैं वो लेके आ जाते हो तो आपको उस कोर्स का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनको सर्टिफिकेट चाहिए उनको लिटिल फीस के साथ, लिटिल फीस मैंने आपको बताया 1000 के साथ उस कोर्स का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। और सर्टिफिकेट देने से पहले उनको प्रोक्टर्ड एग्जामिनेशन से होके गुजरना होता है। प्रोक्टर्ड एग्जामिनेशन समझ में आया आप लोगों के? सर मतलब जो भी कोर्स करवाया गया है उसी से रिलेटेड ये एग्जाम होता होगा, फिर सर्टिफिकेट मिलता होगा ना? हाँ जी, और किसी प्रोक्टर्ड की प्रेजेंस में यानी कि इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ये एग्जाम होगा। तो आप तो लोग सर ये खुद भी भी, ऑनलाइन ही होता होगा? हाँ जी, आप लोग खुद भी अभी क्लास के बाद अगर आप में से मैं चाहूंगा कि हर कोई एक बार स्वयं की वेबसाइट खोले, हर चीज से रिलेटेड उसमें कोर्स होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स हैं। तो एटलीस्ट सबको इसके बारे में नॉलेज है, तो हमें इन चीजों को एक बार करके देखना चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं। अब देखिए स्वयं के अंदर इतने सारे कोर्सेज हो रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज में 4-5 ही डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन फिर भी कितनी ज्यादा फैकल्टी होती है, फिर भी कितना बड़ा उनका मैनेजमेंट होता है। उन 4-5 कोर्सेज को चलाने के लिए साइंस के अलग टीचर्स होंगे, उसके बाद मैथ्स के अलग टीचर्स होंगे, अलग से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वाइस चांसलर होगा, चांसलर होगा, रजिस्ट्रार होगा। तो स्वयं तो ऑल ओवर इंडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने सारे कोर्सेज इसके अंदर हैं। तो उन कोर्सेज को चलाने के लिए कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर्स चाहिए, कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी चाहिए जो कि उन कोर्सेज को
चला सके। तो स्वयं की अगर हम बात करें तो इसमें 9 अथॉरिटीज होती हैं। 9 अथॉरिटीज का नाम आपको याद होना चाहिए: AICTE, निपटेल, UGC, CEC, NCERT, NIOS, इग्नू, IIMB और उसके बाद NITTR। ये 9 अथॉरिटीज इसके अंदर होती हैं। इन सब की अलग अलग फुल फॉर्म भी है। जैसे AICTE की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो इसी तरीके से इन सब की अपनी अपनी फुल फॉर्म है। तो इनकी फुल फॉर्म आप लोग देख लोगे। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारे के सारे कौन कौन से कोर्स करवाते हैं। तो जो AICTE है वो करवाता है आपका एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। और ये एनुअल रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम इन टीचिंग, इसके ऊपर भी एक बार अलग से क्वेश्चन आया था। इसकी फुल फॉर्म होती है ARPIT, एनुअल रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम इन टीचिंग। अब ये प्रोग्राम क्या है एक बार आप इसे समझ लीजिए। अर्पित के ऊपर बात कर रहे हैं हम, एनुअल रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम इन टीचिंग। देखिए, जो आपकी टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज हैं, जैसे जो लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रहे हैं, जो लोग कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ा रहे हैं, रोबोटिक्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, मोबाइल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं जो टीचर्स, तो देखिए हर साल नई नई चीजें मार्केट में आ रही हैं। तो अगर उन टीचर्स को ही उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो टीचर्स कैसे बच्चों को नई नई चीजों के बारे में बता पाएंगे। तो टीचर्स को नई नई चीजों की नॉलेज देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसे हम कहते हैं आरपिट, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। अब ये किसके लिए होता है? फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या फिर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन। जो भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, उनके टीचर्स के लिए ये प्रोग्राम होता है आरपिट प्रोग्राम, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। इस प्रोग्राम में क्या करते हैं, इनके टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लोग जो नई नई चीजें आ रही हैं उनको सीखिए। तो ये वाला जो कोर्स है ये कराता है हमारा AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट है निपटेल, ये जो है ये इंजीनियरिंग के कोर्सेज कराता है। UGC भी इसका एक कोऑर्डिनेटर है जो पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के कोर्स कराता है। पोस्ट ग्रेजुएशन की एजुकेशन जैसे कि MSc कराना है, MA कराना है, तो इससे रिलेटेड जो भी स्वयं के ऊपर कोर्सेज होंगे ये आपका UGC कराएगा। अंडर ग्रेजुएट के जितने भी कोर्स होंगे, जैसे BSc से रिलेटेड जितने भी कोर्स होंगे, BA से रिलेटेड जितने भी कोर्स होंगे, वो आपका CEC कराएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन में सभी को डिफरेंस क्लियर है? हाँ जी, तो याद सर एक बार और बताइए तो, UGC के बाद क्या बोले? और जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स हैं स्वयं में, वो आपका कराता है UGC, ठीक है। और अंडर ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज यानी कि आपकी मास्टर्स, MSc, MA, MCom, MBA, ये सारे आपका UGC करवाएगा। अंडर ग्रेजुएट के सारे कोर्सेज आपका CEC करवाता है, जिसमें आपका BSc आ गया, BA आ गया। उसके बाद स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स आपके दो कोऑर्डिनेटर्स करवाते हैं, एक है आपका NCERT और एक है NIOS। तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड दो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, NCERT और दूसरा है NIOS। उसके बाद आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट हम किन्हें कहते हैं? एडल्ट लर्नर। एडल्ट लर्नर्स इसमें आ जाते हैं, लेकिन इनकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये अभी स्कूल के ही बच्चे हैं, स्कूल के बच्चों की ही एज के हैं, लेकिन स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसे सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स कहते हैं। जैसे कि जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसके साथ में कुछ और चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे कि कोई टेक्निकल वर्क सीख रहे हों,
पेंटिंग सीख रहे हो, कुछ और चीजें सीख रहे हो, तो ऐसी जितनी भी आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट हैं एंड उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे आपका आ जाता है वोकेशनल स्टडीज। वोकेशनल स्टडीज में आपका आ जाता है जैसे पेंटिंग, इसके अलावा आपका ब्यूटीफिकेशन के जितने भी कोर्सेज आ गए, तो आप लोग समझ सकते हो जो भी इस तरीके के कोर्सेज हैं वो आपका इग्नू करवाता है। आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो भी वोकेशनल कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज यानी कि ऐसे कोर्सेज जिनमें पढ़ाई के साथ साथ आपको कोई स्किल दी जा रही है, पेंटिंग की स्किल हो गई, ब्यूटी पार्लर की स्किल हो गई, डाइटिशियन की स्किल हो गई, तो इसे हम आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स कहते हैं और उनके लिए वोकेशनल स्टडीज इग्नू द्वारा करवाई जाती है। नेक्स्ट सर है ये वही है क्या, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी? जी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। इनकी फुल फॉर्म सभी लोगों को देखनी है क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था उसमें 4 इंस्टीट्यूट थे और उनको उनकी फुल फॉर्म से मैच करना था। नेक्स्ट है IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। ये जो है ये आपका मैनेजमेंट कोर्स करवाता है, जैसे कि आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी कोर्स है ना, MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA, ये जो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स है ये आपका IIMB करवाता है। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये जो है ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। देखिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स थे उनकी ट्रेनिंग करवा रहा था AICTE, उस ट्रेनिंग को हमने कहा था एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। अब इंजीनियरिंग के टीचर्स को छोड़ के बाकी टीचर्स की ट्रेनिंग कौन करवाएगा? हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये आपका बाकी टीचर्स की ट्रेनिंग करवाता है। तो ये जो 9 आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं ये आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि टीचिंग में भी इससे जो क्वेश्चन आएगा वो टीचिंग में भी आ सकता है, रिसर्च में भी आ सकता है, हायर एजुकेशन में भी आ सकता है और IT में तो आ ही सकता है। तो ये था आपका स्वयं, जो भी मेन चीजें थी वो मैंने आपको अंडरलाइन करवाई, जिनसे क्वेश्चन आ चुका है या फिर आने की पॉसिबिलिटी है। स्वयं की तरह ही एक और पोर्टल हमारे पास है, स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा को पहले थोड़ा सा इजी वे में समझ लेते हैं। स्वयं प्रभा है क्या? देखिए आप सबके घर में DTH लगा होगा, अभी नहीं कभी ना कभी सभी के घरों में DTH होता ही होता है। DTH गवर्नमेंट का भी हो सकता है जो DD फ्री डिश आता है, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी का भी डिश हम लोग यूज करते थे, जैसे टाटा स्काई हो गया, एयरटेल हो गया, वीडियोकॉन हो गया। तो ये जो स्वयं प्रभा है ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कि जो DD फ्री डिश है उसमें आपको 34 नए चैनल ऐड करने हैं एंड वो जो चैनल्स हैं उनमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट दिखाना है, एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट दिखाना है। जैसे अलग अलग चैनल्स होते हैं, न्यूज़ के चैनल्स होते हैं, मूवीज के चैनल्स होते हैं, तो वैसे ही गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि हम 34 नए चैनल ऐड करेंगे और उसमें एजुकेशनल कंटेंट दिखाएंगे। तो वो एजुकेशनल कंटेंट किस तरीके का होगा, कौन सी संस्था उस एजुकेशनल कंटेंट को तय करेगी, अब इसके बारे में देख लेते हैं हम। तो ये जो स्वयं प्रभा है ये स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नया नाम क्या हो गया अब? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। HRD, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन, वेरी गुड, MOE। अब ये सारी चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारी नई शिक्षा नीति की चीजें हैं और वो भी बहुत एग्जाम में आ रही है। तो स्टार्ट किया था इसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, जिसे हम MHRD कहते थे, जो कि अब हो चुका है MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है
अब इनका जो लक्ष्य है ये है कि 34 चैनल हम स्टार्ट करें डीटीएच में। डीटीएच यानी कि जो आपका डायरेक्ट टू होम डीडी फ्री डिश होता है, उसमें 34 नए चैनल हम स्टार्ट करें और उसमें पूरे 24 घंटे एजुकेशनल कंटेंट चलाया जाए। अब ये जो 34 चैनल हैं, ये 34 चैनल अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। जैसे एक चैनल में आपके 12th की चीजें आ रही होंगी, एक चैनल में आपके 12th के साइंस के सब्जेक्ट को दिखाया जा रहा होगा, एक में 12th के कॉमर्स के सब्जेक्ट को दिखाया जा रहा होगा, एक चैनल में आपके ग्रेजुएशन के किसी सब्जेक्ट को दिखाया जा रहा होगा, एक चैनल में वोकेशनल ट्रेनिंग करवाई जा रही होगी। तो 34 चैनल इसमें होते हैं और सारे चैनल्स के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। अब मैंने आपको बताया था जब हम आईटीसी पढ़ रहे थे, तो जो डीटीएच आता है वो कौन सी वेव पे काम करता है? जो आपका डिश है वो कौन सी वेव के ऊपर काम करता है? माइक्रोवेव, रेडियो वेव या फिर इंफ्रा? माइक्रोवेव रेडियो वेव। हाँ जी, रेडियो वेव्स के ऊपर ये काम करता है। तो जो रेडियो वेव्स आती हैं वो कोई ना कोई सैटेलाइट ही छोड़ेगी हमारी अर्थ के ऊपर। तो वो जो सैटेलाइट है जो इसके लिए यूज होती है वो थी GSAT-15 सैटेलाइट। इस GSAT-15 सैटेलाइट के थ्रू ही जो रेडियो वेव है वो अर्थ के ऊपर छोड़ी जाती थी, ये 34 चैनलों की रेडियो वेव। इनका जो रूल था वो रूल था कि हर दिन लगभग 4 घंटे का नया कंटेंट चलना चाहिए और हर कंटेंट 6 बार रिपीट होगा। यानी कि 4 घंटे नया कंटेंट चला और वो कंटेंट फिर 6 बार रिपीट होगा। तो कितने घंटे हो गए टोटल? 24 घंटे हो गए। 24 हाँ जी, तो 4 घंटे नया कंटेंट चलेगा, हर दिन नया कंटेंट चलेगा 4 घंटे और उसको 6 बार रिपीट करवाया जाएगा, ताकि जिन बच्चों को सुबह टाइम मिल रहा हो सुबह देख सकें, जिनको रात को टाइम मिल रहा हो रात को देख सकें, दिन को टाइम मिल रहा है दिन में देख सकें। तो इस तरीके से इसको एडजस्ट किया गया है स्वयं प्रभा के चैनल्स को। इसके अलावा ये जो चैनल हैं ये अपलिंक्ड होते हैं बिसक गांधीनगर। बिसक गांधीनगर, देखिए जैसे जो ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट आपके अर्थ के ऊपर रेडियो वेव को छोड़ रही है और इसके थ्रू हम इन चैनल्स को देख रहे हैं। लेकिन इस सैटेलाइट में भी तो डेटा भेजना पड़ेगा ना किसी को, तभी तो वो डेटा हमें यहाँ पे आके मिलेगा। तो सैटेलाइट के ऊपर जो डेटा अपलोड होता है वो होता है बिसक गांधीनगर गुजरात से। तो जो भी इसमें पढ़ाया जाता है वो सभी चीजें इन चैनल्स में डाली जाती हैं। बिसक ये एक तरह का इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सैटेलाइट और टेलीकास्ट से रिलेटेड चीजें करता है। तो बिसक का जो सेंटर है गांधीनगर में, वहां पे से सैटेलाइट में इन चीजों को फीड किया जाता है, जो भी पढ़ाई जाने वाली चीजें हैं। और जो भी पढ़ाया जाता है उसका कंटेंट कौन निर्धारित करता है, सिलेबस कौन बनाता है, वीडियोस कौन बनाता है? आपका निप्टेल, आईआईटी, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी और एनआईओएस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आपकी संस्थाएं हैं निप्टेल वगैरह, ये पहले कोर्स बनाएंगी, वीडियोस बनाएंगी, उन वीडियोस को ये भेजेंगी बिसक गांधीनगर गुजरात वाले सेंटर में। वो सेंटर इसको अपलोड करेगा GSAT-15 सैटेलाइट में और उस सैटेलाइट के थ्रू फिर ये हमारे डीटीएच में ये सारे के सारे चैनल आएंगे। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है आपके स्वयं प्रभा की। नेक्स्ट है, अब ये जो स्वयं प्रभा है ये हमारे टीवी पे तो आती है, लेकिन इसका अपना एक वेब पोर्टल भी है। वेब पोर्टल का मतलब इंटरनेट पे भी आप इन चैनल्स को देख सकते हो। इसका जो वेब पोर्टल्स मेंटेन करता है वो करता है आपका, एक मिनट जस्ट, इसका जो वेब पोर्टल मेंटेन करता है, वेब पोर्टल यानी कि स्वयं प्रभा की वेबसाइट को मेंटेन करता है
वो करता है इन्फ्लिपनेट सेंटर। इन्फ्लिपनेट की फुल फॉर्म पता है आप में से किसी को? इन्फ्लिपनेट की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। टीचिंग की क्लासेस कंप्लीट हो गई आपकी? Yes, sir. ये जो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था 1992 में, ताकि जो आपकी एजुकेशन है उसमें जो आपका टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जा सके और एक नेटवर्क बनाया जा सके। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क ही इसके वेब पोर्टल को मेंटेन करता है। तो जितनी भी चीजें अभी हमने यहाँ पे पढ़ी ये भी सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको। कौन सी सैटेलाइट यूज हो रही है, कंटेंट इसका किस तरीके से रिपीट हो रहा है, कहाँ से जो डेटा है वो सैटेलाइट में सेंड किया जा रहा है, कहाँ पे से डेटा सैटेलाइट को सेंड किया जा रहा है स्वयं प्रभा में? जी 22 से गांधीनगर। गांधीनगर। हाँ, तक गांधीनगर। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजों को ये कवर करता है? ये कवर करता है आपका हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन 9th से 12th, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज। करिकुलम बेस्ड कोर्सेज मतलब जैसे कुछ अलग से कोर्सेज हो गए, जैसे डाइट का कोर्स हो गया, एनीमिया के ऊपर कोर्स हो गया, ये सारे के सारे कोर्सेज। इसके अलावा 11th 12th में जो लोग प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी इसमें कोर्सेज चलते हैं, उनके लिए भी इसमें चैनल्स हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये याद रखना है कि 9th से ही आपका स्वयं प्रभा भी स्टार्ट हो गया। 9th से लेकर के आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके चैनल्स आपके स्वयं प्रभा पर चलाए जाते हैं। स्वयं पे किस क्लास से कोर्सेज स्टार्ट हो रहे थे? 9 to PG। 9 से 9 to post graduation। जी ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, एक मिनट जस्ट, हेलो सर। हाँ जी। सर स्वयं और स्वयं प्रभा में डिफरेंस क्या है? स्वयं और स्वयं प्रभा में डिफरेंस ये है कि स्वयं आपका पूरी तरह से ऑनलाइन वेब पोर्टल है, वो पूरा का पूरा आपके ऊपर है, यानी कि एक वेबसाइट है, स्वयं की एक वेबसाइट है, उसमें सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्जी से देखो आपको जो भी कोर्स करना है। स्वयं प्रभा 34 आपके टीवी चैनलों का एक ग्रुप है जिसमें कि उन सारे चैनल्स में अलग अलग एजुकेशनल कंटेंट चलाए जाते हैं। तो आपको वो वाला चैनल खोलना पड़ेगा जो भी आपको देखना है। तो जो मूल लक्ष्य है दोनों का एक ही है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना सारे के सारे बच्चों को। कोई गांव में है, रिमोट एरियाज में है, कहीं पे भी है, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है। स्वयं का एक पोर्टल है, वेबसाइट है, एंड्रॉइड ऐप है, और स्वयं प्रभा 34 DTH चैनलों का एक समूह है। क्योंकि बहुत जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो वहाँ के बच्चे कैसे कनेक्ट करेंगे स्वयं से? तो डायरेक्ट टीवी पे ही आपके जो एजुकेशनल कंटेंट है उसको स्वयं प्रभा के थ्रू डिलीवर किया जाता है। समझ आया? जी सर। सर एक और AICTE वाला जो था पॉइंट वो भी नहीं है ना इसमें स्वयं प्रभा में, जो इंजीनियरिंग वाला आपने बताया था? हाँ, अब इसका स्वयं प्रभा के अंदर 34 चैनल में लगभग स्वयं की ही लगभग सारी चीजें कवर हो जाती हैं, लेकिन वो जो टीचर्स के एक दो पॉइंट थे वो स्वयं प्रभा में नहीं है। स्वयं प्रभा पूरा ही स्टूडेंट के ऊपर केंद्रित है। जैसे स्वयं में हमने 2 कोऑर्डिनेटर्स देखे थे जो कि टीचर्स की भी ट्रेनिंग करवा रहे थे। कौन कौन से कोऑर्डिनेटर्स थे? AICTE जिसके और अंतर्गत NITT। NTT
वेरी गुड, CTE और NITTR। क्या सर और जैसे कि वो स्वयं में जैसे आपने 4 बताया था कि वीडियो होगा, इसका मटेरियल होगा, फिर टेस्ट, ये सब नहीं होगा ना इसमें हाँ, स्वयं इसमें प्रभा में? नहीं, इसमें बस चैनल्स आएंगे और वो उनके ऊपर है कि वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। कंटेंट चलता रहेगा, वीडियोस चलती रहेगी, बच्चों को नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे। मतलब जिस चैनल के थ्रू वीडियो चल रही है लाइक यूट्यूब। हाँ, वो चलता रहेगा, आपने बस सर चैनल खोलना है और अपने टाइम को एडजस्ट करना है उनके अकॉर्डिंग। सर सेम कंटेंट्स रहते हैं, पूरी तरह से सेम रहते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंट रहते हैं दोनों में? थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, स्वयं में थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, स्वयं प्रभा में थोड़ा सा बेसिक रहता है। ओके सर। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं सर इसमें? क्वेश्चन ये जो हमने छोटी छोटी चीजें डिस्कस की कि कितने लेवल से स्टार्ट है, कौन सा सेंटर वेब पोर्टल को मैनेज करता है, और इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जितनी भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी सब पे क्वेश्चन बन सकता है आपका स्वयं और स्वयं प्रभा। सर ये 9 कोऑर्डिनेटर थे, ये स्वयं प्रभा के अंडर आएंगे? ये 9 कोऑर्डिनेटर स्वयं के हैं, ओके सर। स्वयं प्रभा के कोऑर्डिनेटर्स नहीं है। उस स्वयं प्रभा को आपका मेंटेन करता है ये जो आपके निप्टेल, IIT, अब बहुत सारे कॉमन भी हैं, यही कंटेंट्स को प्रोवाइड करते हैं और उस कंटेंट को सैटेलाइट में डाला जाता है बिसर। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अब ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया है। किसके अंतर्गत? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो शॉर्ट में इसे लिखा जाता है NMEICT। ये जो NMEICT है, ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। जैसे इससे पहले हमने वो दूसरा वाली स्कीम पढ़ी थी ना, जो 1992 में स्टार्ट हुई, ये उसी का एक एडवांस वर्जन है। और इसी के अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने स्टार्ट किया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो सभी स्टूडेंट को, सभी कॉलेजेस को सारा का सारा जो आपका स्टडी से रिलेटेड जो डेटा है उसको प्रोवाइड करने के लिए एक वेबसाइट बनाई गई, एक पोर्टल बनाया गया, जिसे उन्होंने कहा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये एक तरह की वर्चुअल लाइब्रेरी है जिसमें कि आपको सिंगल विंडो में सारी की सारी फैसिलिटी मिल जाती है, सारी की सारी बुक्स मिल जाती है, सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। और ये डेवलप किया गया था IIT खड़गपुर में, ये आपको याद होना चाहिए। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो आपके एजुकेशनल मटेरियल होते हैं वो होते हैं प्राइमरी टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। प्राइमरी यानी कि आपका 5th क्लास से लेकर के आपके पोस्ट ग्रेजुएट MSc तक सारे के सारे एजुकेशनल मटेरियल इसमें प्रेजेंट होते हैं PDF की फॉर्म में। वर्चुअल लाइब्रेरी है ये। यहाँ पे आपकी हार्ड कॉपी प्रेजेंट नहीं होगी किताबों की, लेकिन सॉफ्ट कॉपी प्रेजेंट होगी और वो भी बिल्कुल फ्री होगी सबके लिए। तो ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, ये स्टूडेंट के लिए, टीचर्स के लिए, रिसर्चर के लिए, लाइब्रेरियंस के लिए, या फिर जो भी लाइब्रेरी यूजर्स हैं सबके लिए ही यूजफुल है। और इसमें लगभग 60 टाइप के लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। 60 टाइप के लर्निंग रिसोर्सेज मतलब बुक्स तो अवेलेबल हैं, आर्टिकल्स भी अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे, रिसर्च के थीसिस अवेलेबल होंगे, इसके अलावा एसेज अवेलेबल होंगे, इसमें निबंध वगैरह 60 प्रकार के जो सीखने के संसाधन हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। और ये जो है आपका लगभग 400 लैंग्वेज में अवेलेबल है। और अलग अलग जो कॉलेज हैं, जैसे किसी कॉलेज की अपनी लाइब्रेरी है, अलग अलग कॉलेज की लाइब्रेरी भी इसमें जुड़ी हुई हैं, और एक कॉलेज दूसरे कॉलेज की लाइब्रेरी की भी किताबें इसके थ्रू पढ़ सकता है। तो ये जो है ये इंटीग्रेट करता है अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी लाइब्रेरीज को। रिपोजिटरी हम कहते हैं लाइब्रेरी को। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आपकी जो है वो एक डिजिटल लाइब्रेरी है ऑल ओवर इंडिया।
इसे डेवलप किया था आईआईटी खड़गपुर ने, और इसमें लगभग आपकी जो किताबें हैं वो हैं प्राइमरी टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ये इसके मेन क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है ई पाठशाला। ये जो ई पाठशाला है, ई पाठशाला एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, और दूसरा है इसमें नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एक हो गया MOE और दूसरा हो गया NCERT। इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया है ई पाठशाला। तो ये जो ई पाठशाला है, जैसे हमारी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी थी, उसमें सारी की सारी किताबें प्रेजेंट थी, यानी कि कोई सी भी लाइब्रेरी होगी, कोई सी भी बुक होगी, जैसे नोवेल होगी, कोई अलग सी किताब है, सारी की सारी इसमें प्रेजेंट होंगी। लेकिन ये जो ई पाठशाला बनाई गई है, ये टेक्स्ट बुक यानी कि जो स्कूल और कॉलेज में यूज होने वाली बुक्स हैं, वो ज्यादातर ई पाठशाला में हमें मिलती है। तो जो आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है और जो ई पाठशाला है, लगभग सेम है, लेकिन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में आपको सब कुछ मिलेगा, और ई पाठशाला का जो मेन मोटिव है वो है टेक्स्ट बुक, ऑडियो वीडियो पीरियोडिकल्स, जो भी आपका क्लास में यूज होता है, ऐसे स्टडी मटेरियल को ई पाठशाला में इंक्लूड किया गया है। जैसे NCERT की किताबें चलती हैं हमारी फर्स्ट से लेकर के 12th तक, तो वो सारी की सारी किताबें आपको इसमें मिल जाएंगी, और उन सभी किताबों को इसमें दिखाया जाता है और सभी किताबों का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो ये जो ई पाठशाला है, ये सभी क्लासेस की डिजिटल टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है, जिससे कि अगर कोई बच्चा है, अगर उसको वो बुक नहीं परचेज कर पा रहा है, तो डिजिटल टेक्स्ट बुक वो अपने फोन में भी देख सकता है, या फिर जहाँ पे किताबें अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे डिजिटल टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ा जा सकता है। ये जो आपका सर कोरोना टाइम में ना, जब कोरोना टाइम में हम लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तब ये हाँ वाली लाइब्रेरी का यूज हुआ था, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास बुक्स अवेलेबल नहीं थी, तो फिर ये वाली लिंक को शेयर करके बच्चों ने पढ़ाई की थी। हाँ जी, उस टाइम पे आपका ई पाठशाला और नेशनल आपकी डिजिटल लाइब्रेरी का बहुत ज्यादा यूज हुआ था। कोविड के दौरान पे एक रिसर्च अभी पब्लिश हुई थी, अभी बात आई है, तो वो रिसर्च ये कहती थी कि जितना जो हमने अगले 10 सालों में टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना था, एक्सेप्ट करना था, वो जस्ट हमने 1-1.5 साल में ही एक्सेप्ट कर लिया। जैसे डिजिटल जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, अभी ये 10 साल बाद की बात होनी थी, इतनी ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस चलनी थी, इतनी सारे ऑनलाइन चीज़ें होनी थी। कोविड की वजह से वो आपका पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो ये जो आपका ई पाठशाला ऐप है, ये डेवलप मोबाइल ऐप इसका है, जो कि एंड्रॉयड पे चलता है, iOS पे चलता है, विंडो प्लेटफॉर्म पे चलता है, और तीनों के तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसका ऐप चलता है। तो ई पाठशाला और NDL में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का सेम ही मोटिव है। बस आप ये देख लेना किसको किसने डेवलप करा है, और जो ज़्यादातर टेक्स्ट बुक वगैरह होती हैं, पाठ्य पुस्तक वगैरह होती हैं, वो आपकी होती हैं लगभग ई पाठशाला में, और NDL में उसके साथ साथ बाकी की चीज़ें भी होती हैं। नेक्स्ट है ई यंत्र। ई यंत्र जो है वो एक प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, और ये स्टार्ट किया गया था IIT बॉम्बे। ई पाठशाला जो आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी थी, वो किसने स्टार्ट की थी? खड़गपुर, IIT खड़गपुर। तो जो आपका ई यंत्र है, ये स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, और ये स्टार्ट किया गया था IIT बॉम्बे में। ये जो ई यंत्र है, ये क्यों स्टार्ट किया गया था? ताकि जो यंग इंजीनियर्स हैं उनको एक मौका दिया जा सके, जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके पास अच्छी गन नहीं है, अच्छे हेलमेट्स नहीं हैं।
तो ई यंत्र जो अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, यंग इंजीनियर्स हैं, जिनके पास प्रतिभा तो है लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मौका नहीं है अपनी प्रतिभा को दिखाने का, तो ऐसे सभी यंग इंजीनियर्स को मौका देने के लिए ई यंत्र जो प्रोग्राम है उसकी स्टार्टिंग की गई थी। नेक्स्ट है FOSSEE। इसकी फुल फॉर्म होती है फ्री, लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। आप यहाँ पे से इसको हटा सकते हो लिब्रे को, जस्ट फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। देखिए अभी जैसे जैसे कोविड में टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा तो वैसे वैसे गवर्नमेंट ने देखा कि जो कंपनीज हैं वो अपने सॉफ्टवेयर वगैरह के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हमारा कोविड अपने पीक पे चल रहा था उस टाइम पे जो गूगल मीट था उन्होंने भी अपने रेट बढ़ा दिए थे, जूम एक मीट ऐप है उसने भी रेट बढ़ा दिए थे। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है FOSSEE। इसकी फुल फॉर्म होती है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो फ्री सॉफ्टवेयर्स को प्रमोट करना चाहती है एजुकेशन में, ताकि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उन सभी को जो टेक्नोलॉजी है उसका फायदा मिल सके। क्योंकि अगर महंगे सॉफ्टवेयर ही एजुकेशन में होंगे तो जो ऐसे स्कूल हैं जो थोड़ा सा डिप्राइव्ड हैं, जो मैनेज नहीं कर सकते, वो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। तो इस प्रोग्राम में फ्लॉस के यूज को बढ़ाया गया। फ्लॉस हम कहते हैं फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि फ्री होते हैं। तो ये जो प्रोग्राम था फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, इस प्रोग्राम में फ्लॉस के यूज को बढ़ाया जाने का काम किया गया कि सारे जो स्कूल्स हैं उसमें फ्री सॉफ्टवेयर्स के यूज को बढ़ाया जाएगा। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत महंगा है तो उसका अल्टरनेटिव स्कूल को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है इट एम टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो आपके महंगे सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, उस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए ये स्टार्ट किया गया, ताकि आपके सस्ते और फ्री सॉफ्टवेयर स्कूलों तक पहुंचाए जा सके। सर तो इसमें कोई डिफरेंस होता होगा जो हम लोग डायरेक्टली जो गवर्नमेंट ने जो फ्री सॉफ्टवेयर किया और जो कंपनी के द्वारा जो बनाया गया? देखिए उसमें फंडामेंटली थोड़ा तो डिफरेंस होगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है ऐसे सॉफ्टवेयर्स को प्रमोट करती है जो कि फ्री होंगे। जैसे जो आपका जूम है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है, तो उसी को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने गूगल के साथ एक MOU साइन किया था, और उसी की वजह से जो गूगल मीट है वो उसका एक फ्री वर्जन आया था। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इसमें स्टेप्स आगे बढ़ाती है। तो ये ध्यान रखना है आपने, फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर का यूज बढ़ाने के लिए स्कूल और कॉलेजेस में इस प्रोग्राम को चलाया गया, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। अब ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो मैंने बात की NME-ICT, इसके अंतर्गत ही स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका स्पोकन ट्यूटोरियल। ये जो स्पोकन ट्यूटोरियल है ये भी अभी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये स्पोकन ट्यूटोरियल इसी का पार्ट है, जो हमने यहाँ पे देखा इसी का पार्ट है स्पोकन ट्यूटोरियल। स्पोकन ट्यूटोरियल लॉन्च किया गया था IIT बॉम्बे में। जैसे ये जो आपका है फ्लॉस, इसमें भी IIT बॉम्बे ने इस इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, और IIT बॉम्बे ने इसके अंतर्गत एक अलग से ट्यूटोरियल लॉन्च किया जिसे उन्होंने स्पोकन ट्यूटोरियल नाम दिया। ये जो स्पोकन ट्यूटोरियल है
ये भी NMEICT के अंतर्गत लॉन्च हुआ था। NMEICT हमने 2-3 बार पढ़ लिया, और इसका जो मेन फंडामेंटल गोल था वो ये था कि जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट हैं जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी स्किल बढ़ाना चाहते हैं, जैसे जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं, यहाँ पे आपका आ गया वेबसाइट बनाना, कंप्यूटर के और भी कोर्सेज जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे कंप्यूटर के ऊपर कोई गेम बनाना, कंप्यूटर के ऊपर कोई प्रोग्राम बनाना, वेबसाइट बनाना, जो भी टेक्निकल स्किल वाली चीजें हैं उन टेक्निकल स्किल वाली चीजों को बच्चों को फ्री में सिखाने के लिए ये स्पोकन ट्यूटोरियल की स्टार्टिंग की गई थी। तो ये इनिशिएटिव था एनहेंस द स्किल सेट ऑफ आवर स्टूडेंट बोथ यूजी एंड पीजी। तो आपके दोनों यूजी और पीजी दोनों के बच्चों की स्किल्स को बढ़ाने के लिए, ताकि ये जो बच्चे हैं ये टेक्निकल स्किल्स सीख सकें, इसके लिए स्पोकन ट्यूटोरियल्स की शुरुआत की गई थी। और ये पिछले 5 सालों से बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल हैं बच्चे इसके माध्यम से सीख रहे हैं। और ये जो आपका स्पोकन ट्यूटोरियल है, ऐसा नहीं है कि इसको चलाने के लिए आपके पास कोई बहुत भारी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आप इसे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे भी चला सकते हो। और जितने भी कुछ एग्जॉटिक कोर्सेज हैं, एग्जॉटिक यानी कि थोड़ा महंगे कोर्सेज हैं, जो कि बाकी कंपनियां थोड़े महंगे प्राइस में कोर्सेज करवा रही हैं, जैसे पाइथन, पर्ल, बैश, GIMP, ये बहुत महंगे कोर्सेज हैं। मींस इनकी जो प्राइस है वो 1 लाख से भी ऊपर रहती है अगर आपने इनको सीखना है। तो स्पोकन ट्यूटोरियल्स के थ्रू ऐसे कोर्सेज को भी जो गवर्नमेंट है वो IIT बॉम्बे के साथ मिलके बच्चों को फ्री में करवा रही है। ये जो कोर्सेज हैं ये बहुत यूजफुल हैं हमारी जॉब के लिए और एकेडमिक्स के लिए भी। अब ये जो प्रोग्राम है इतने बड़े लेवल पे इस प्रोग्राम को किया जा रहा है, बच्चों को फ्री में करवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से इनकी फंडिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से इनके पास पैसे आएंगे तभी तो ये कोर्सेज करवा पाएंगे। तो पैसे इनके पास आते हैं NMEICT से। NMEICT हमने अभी पढ़ा, इसकी फुल फॉर्म बताइए आप लोग। नेशनल मिशन एजुकेशन थ्रू ICT। हाँ जी, वेरी गुड। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन ICT, यानी कि फॉर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन ICT, और उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था आपका साक्षात पे। ICT सेम ही रहेगा, आगे से आपने जोड़ देना है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में ICT के रोल को बढ़ाने के लिए। इसके बाद इसमें जो आपका पूरा गाइडेंस है, ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेट्स हैं, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो स्पोकन ट्यूटोरियल भी अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके थ्रू जो बच्चे हैं वो टेक्निकल चीज़ों को सीख रहे हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिट करना, वेबसाइट बनाना। तो ये आपने स्पोकन ट्यूटोरियल में ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा शोध गंगा, शोध गंगोत्री और शोध सिंधु। ये सारी चीजें रिसर्च की हमारी स्टार्ट हो रही हैं। तो आज तो हमारा टाइम एंड हो गया है, कल हम यहाँ पे से आगे अब कंटिन्यू करेंगे। तो अभी कोई हमने जितना पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? सर एक बार समरी बता दीजिए, याद तो हो गया, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी, ई पाठशाला, ई यंत्रा, बस एक बार एक एक लाइन में बता दीजिए। ओके, स्पोकन ट्यूटोरियल टेक्निकल जो कोर्स, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आपको? नो सर। नो सर। ठीक है, पहले मुझे इनिशियली लगा था एक क्लास में हम इन सबको कवर कर लेंगे, पर क्योंकि बहुत सारी इनिशिएटिव हैं तो 2 क्लासेस हमारी इसके ऊपर लगेगी। तो सबसे पहला स्पोकन ट्यूटोरियल, आप ही बताइए स्पोकन ट्यूटोरियल में कौन सी चीजें आती हैं, एक लाइन में बताना है। टेक्निकल स्किल। हाँ जी,
सर टेक्निकल फोटोग्राफी कोर्सेज, वीडियोग्राफी वगैरह बनाना सिखाती है हाँ फ्री में बच्चों को। फ्री में टेक्निकल कोर्सेज प्रोवाइड कराने के लिए। फॉसी, इसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं? तो उसी में सर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं वो वही। स्कूलों ये में फ्री आईआईटी बॉम्बे ने जैसे सर ये सॉफ्टवेयर है जो एजुकेशन ऐप है जिसमें जैसे कि गूगल और ये जूम होता है वैसे ये है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है गवर्नमेंट के थ्रू। एक लाइन में एक्सप्लेन कीजिए। जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस में फ्री सॉफ्टवेयर का यूज बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। ई यंत्र, जो यंग इंजीनियर्स हैं उनको मौका देने के लिए, ताकि वो और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और तो इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो मतलब सॉफ्ट उसमें जैसे हम कार चलाना सीखते हैं इस टाइप से सॉफ्टवेयर, फिर वैसे ही कुछ होता है इसमें। सर फॉर हाँ, यंग इंजीनियर्स यंग who इंजीनियर्स को have मौका दिया no जाता है। opportunity। हाँ जी बिल्कुल, यंग इंजीनियर्स को मौका दिया जाता है और रोबोटिक्स इसमें ज्यादा इंक्लूड होती है। ई पाठशाला, ई पार्ट लाइब्रेरी टेक्स्ट बुक्स लेकिन होते हैं सर इसमें। हार्ड हाँ कॉपी नहीं होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। सारी की सारी टेक्स्ट बुक की ये एक लाइब्रेरी है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, सर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में क्लास स्टैंडर्ड 5 से लेके मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जो सब्जेक्ट हैं वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो हार्ड कॉपी में ना होके सॉफ्ट कॉपी में सॉफ्ट होते हैं। कॉपी में अवेलेबल होते हैं, और कोर्स के साथ साथ जो कोर्स की एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, जैसे 60 types of books in 400 languages। हाँ जी ठीक है। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा 34 डीटीएच चैनलों का एक सेट है जिसमें एजुकेशनल कंटेंट बच्चों को दिखाया जाता है। ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू चलता है तो। हाँ जी। नेक्स्ट है स्वयं। स्वयं एक वेब पोर्टल है जिसमें फ्री कोर्सेज अवेलेबल होते हैं और इनके थ्रू हम कुछ भी नई स्किल को सीख सकते हैं। स्वयं में एक चीज छूट गई थी। स्वयं में अगर आप कोई कोर्स करते हो तो उसके बदले आपको क्रेडिट मिलते हैं। जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर अंडर ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स करते हो ना, कोई भी आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उनके बदले आपको क्रेडिट मिलते हैं। अब थोड़ा टाइम बचा है तो मैं क्रेडिट वाला सिस्टम समझा देता हूँ आपको। देखिए, कोई भी हम पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, हमारे उसमें सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप लोग अभी मैक्सिमम आप में से सभी ने अंडर ग्रेजुएशन तो अपनी कर ली होगी और पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कर रहे होंगे। तो कोई भी सेमेस्टर है उसमें हमारे सब्जेक्ट होते हैं, लगभग 4 या 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके क्रेडिट होते हैं। जैसे आपके एक सब्जेक्ट का 50, किसी का 100 हो सकता है, इस तरीके के क्रेडिट होते हैं। अब ये मार्क्स नहीं है, ये क्रेडिट है, यानी कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा तो आपको पूरे 50 क्रेडिट मिलेंगे। आपने कोई 100 क्रेडिट का सब्जेक्ट पढ़ा तो आपको पूरे 100 क्रेडिट मिलेंगे। ये क्रेडिट मिलते हैं कि आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है वो ये कह रही है कि आपको स्ट्रक्चर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक सेमेस्टर में 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखिए, मास्टर्स की डिग्री के लिए आपको 400 क्रेडिट चाहिए, तो आप कभी भी इनको कंप्लीट कीजिए। हो सकता है आपने अभी 7 सब्जेक्ट पढ़ लिए, उनके क्रेडिट आपको मिल गए। हो सकता है अगले साल आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, उसके बाद आपने 8 सब्जेक्ट पढ़ लिए। तो इस तरीके से क्रेडिट आपको मिलेंगे और इन क्रेडिट के बदले में बाद में आपको डिग्रीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब सर एक क्वेश्चन मेरी साइड से था, जैसे हम बोल रहे हैं कि एक साल में इन्होंने 7 सब्जेक्ट पढ़े और हाँ, जैसे कि बीच में वो स्किप हो गया साल, फिर वो नेक्स्ट ईयर उसने 8 सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो जो हाँ, कि ये जो आपका क्रेडिट है जो भी है वो आपका रहेगा कि माइनस में हो जाएगा? नहीं, वो रहेगा। 7 इयर्स तक ये क्रेडिट आपके अवेलेबल रहेंगे कि 7 साल में अगर आपने जितने डिग्री के लिए जितने क्रेडिट चाहिए वो आपको 7 साल में कंप्लीट करने हैं। 7 साल बाद
एक क्रेडिट की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। और अब जो मैं आपको बता रहा था, स्वयं के जो आप कोर्स करते हो, ऐसा नहीं है कि जस्ट ये सर्टिफिकेट कोर्स हैं जो आप किसी भी वेबसाइट से कर रहे हो, ऐसे कोर्स नहीं है स्वयं के। आप स्वयं का कोई भी कोर्स करते हो उसके बदले में आपको क्रेडिट मिलते हैं। और आपने अगर स्वयं से 15-16 कोर्स कर लिए तो हो सकता है आपको एक बैचलर की डिग्री अलग से भी मिल जाए। तो ये स्वयं के कोर्सेज की वैल्यू है। क्रेडिट मिलते हैं हमें, जैसे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसी के वैल्यू के बराबर स्वयं का भी कोर्स है। तो क्रेडिट सिस्टम समझ आया सभी को? Yes, sir. ये क्रेडिट सिस्टम वगैरह ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, क्योंकि अभी जब से नई शिक्षा नीति आई है एनपीई 2020, तब से ये चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं, इन पे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे ही सारी यूनिवर्सिटीज अब काम करेंगी। कोई और क्वेश्चन है आपका? सारे जो नोट्स सर एक साथ